पिग रूपी ये एक ऐसी करेंसी थी जिसकी पूरी सीरीज को लॉन्च किया गया, लेकिन उसे काफ़ी सारी जनता ने बॉयकॉट किया क्योंकि उस पर जो इमेज बनी हुई थी। तो मौर्य एम्पायर के टाइम पर चाणक्य ने पहली बार ये जो कॉइन्स बनाने का प्रोसेस था इसे अर्थशास्त्र में लिखा और इसे नाम दिया। और ये एक पठान था जो कि बिहार से उठा और मुगल एम्पायर के हुमायूं को इसने हरा दिया। और अपने छोटे से रूल में सिर्फ 5 साल के लिए इन्होंने रूल किया था और उसमें इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसे मुगल एम्पायर, ब्रिटिश और इवन मराठा सब ने इसको काफ़ी टाइम तक फॉलो किया। 1991 में जब इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स होने की एज पर थी और कोई भी इंटरनेशनल बैंक उसको हेल्प करने को तैयार नहीं हो रहा था, तब इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसमें उन्होंने अंग्रेज भारत में आए और धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने अंडर लेने लगे और सब कुछ सेंट्रलाइज करने लगे। तब पहली बार उन्होंने पेपर नोट्स को इंट्रोड्यूस किया और उन पेपर नोट्स का नाम रखा था। रूपी का नाम सुनते ही सिर्फ भारत या पाकिस्तान याद आते हैं, तो ध्यान से सुनो। आज भी इंडिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और काफ़ी सारी जगहों पे रूपी को ही यूज़ किया जाता है। और अगर हम आज से कुछ साल पहले जाए तो अफगानिस्तान, यूएई, कुवैत से लेकर तिब्बत तक हर जगह सिर्फ रूपी का नाम ही यूज़ किया जाता था। गल्फ रुपीस के नाम से उनकी करेंसी को बुलाया जाता था। इवन इंडोनेशिया और मालदीव में भी करेंसी को रुपया या रुपया कह के बुलाया जाता है। और ये सब कहीं ना कहीं रुपी से ही ड्राइव होके बने हैं। कहीं 100 पैसा, कहीं 100 सेंट्स और कहीं उनको सुनक और कहीं पीसीस कह के बुलाया जाता है। ये 10 रुपए का नोट एक 2500 साल पुरानी कहानी का हिस्सा है। कितने राजा आए गए, वॉर्स हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, उसके बाद फाइनली आप इस नोट को आराम से अपनी पॉकेट में रख सकते हो। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी इन्वॉल्व है। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बैंक नोट्स की नहीं है बल्कि भारत के पूरे इतिहास की है। तो 6th सेंचुरी बीसी में महाजन परास के टाइम में भारत उन कुछ देशों में से एक था जिन्होंने पहली बार कॉइन्स को मिंट करना शुरू किया। तो सिल्वर या कॉपर के टुकड़ों को पंच मार्क किया जाता था, मतलब हाथों से उस पे इमेजेस को छापा जाता था, जैसे कि सिंबल्स हो गए, पैटर्न्स हो गए, डॉट्स हो गए, या फिर किसी एनिमल्स की पिक्चर या कोई फिगर्स की पिक्चर को उस पर छापा जाता था और इन्हें कार्शपाना कहा जाता था। तो मौर्य एम्पायर के टाइम पे चाणक्य, जिन्होंने भारत का अर्थशास्त्र लिखा है, और ये इकोनॉमिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट और मौर्य एम्पायर के आर्किटेक्ट हुआ करते थे। और इन्हीं के टाइम पे कॉइन्स को थोड़ा इनहेंस किया गया और सिस्टमेटिक तरीके से कॉइन्स बनने लगे। और यही टाइम था जब कॉइन्स पर किंग्स, वॉरियर्स या रिलीजियस सिंबल्स को डालना शुरू किया गया। और चाणक्य ने इस पूरे प्रोसेस को अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा और इसको नाम दिया गया रुपया रूपा। तो ये एक संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब होता है सिल्वर को हाथों से शेप देना, ना कि उसे किसी मोल्ड में बनाया जाए। और यहाँ से पहली बार रुपया वर्ड का जन्म हुआ, लेकिन इसे अभी नॉर्मल लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में यूज करना शुरू नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार अर्थशास्त्र में इसे लिखा गया। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं 16th सेंचुरी की तरफ। जब भारत में मुगल एम्पायर का राज था तो इस टाइम पे एक शॉर्ट टाइम के लिए किंग आता जिसका नाम था शेर शाह सूरी, जिसे कि फादर ऑफ इंडियन रूपी भी कहा जाता है। और ये एक पठान था जो कि बिहार से उठा और मुगल एम्पायर के हुमायूं को इसने हरा दिया। और अपने छोटे से रूल में सिर्फ 5 साल के लिए इन्होंने रूल किया था और उसमें इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसे मुगल एम्पायर, ब्रिटिश और इवन मराठा सब ने इसको काफ़ी टाइम तक फॉलो किया, क्योंकि यही थे जिन्होंने कॉइन्स को स्टैंडर्डाइज किया और 178 ग्रेन्स के सिल्वर कॉइन्स को बनाया जिसका वेट और वैल्यू पूरे एम्पायर में सेम रहता था। और इन्हीं कॉइन्स को नाम दिया रुपया, जो कि काफ़ी टाइम तक यूज हुए। मुगल एम्पायर, मराठास, इवन ब्रिटिश जब इंडिया में एंटर कर रहे थे उस टाइम पर भी इन्हीं कॉइन्स को यूज़ किया जाता था। और जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिस में इंडिया में एंटर करना शुरू किए तब उन्होंने धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस और अपनी टेरिटरी को बढ़ाते गए और सब कुछ अपने अंडर ले लिया। तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जैसे प्राइवेट बैंक ने पहला पेपर नोट रिलीज किया और इस नोट का नाम होता था सिक्का रुपये, जिसकी वैल्यू होती थी 16 रुपये। और इसे काफ़ी ज़्यादा लोकल लेवल पर यूज़ किए जाने लगा, लेकिन ये अभी भी ऑफिशियली इंडियन रुपी नहीं था। और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1835 में कॉइनेज एक्ट को पास किया, जिसमें उस टाइम के किंग विलियम IV के फेस को कॉइन पर छाप दिया गया। फिर इसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने थ्रोन को संभाला अपने अंकल किंग विलियम IV की डेथ के बाद। और 1861 में पेपर करेंसी एक्ट के अंदर पहले नोट को रिलीज किया गया बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये पहला नोट था 10 रुपए का, जिसपे क्वीन विक्टोरिया की फोटो थी। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग और एक फन स्टोरी आती है, द पिग रूपी। तो 1911 में ब्रिटिश एम्पायर ने कॉइन्स की सीरीज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उस टाइम के किंग जॉर्ज V की फोटो होती थी और उसमें एक डिजाइन होता था जिसमें एक एलिफेंट की पिक्चर को इनग्रेव किया गया था। लेकिन उसमें एक छोटा सा एरर था जिसमें वो एलिफेंट की पिक्चर पिग जैसी दिखती थी
और उसके कारण लोगों ने उस पूरी सीरीज को पिग रूपी कहना शुरू कर दिया। तो लोगों ने इस कॉइन को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसे डिसकंटिन्यू किया गया और इसे फिर से रीडिजाइन किया गया। तो अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं जब इंडिया को आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने से पहले 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसमें जो भी बड़ी वैल्यू की करेंसी थी उसे डिमोनेटाइज किया गया, उसे बंद कर दिया गया। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए। फिर इसके बाद इंडिया ने आज़ादी पाई, पाकिस्तान अलग हुआ। दोनों ने इनिशियली इंडियन करेंसी को यूज़ करना शुरू किया। पाकिस्तान ने इंडियन रुपी के ऊपर अपनी पाकिस्तान की स्टैंप लगाई और उसे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे इंडियन रुपी की वैल्यू होती थी 3.30 रुपीज़ एक यूएसडी डॉलर के मुकाबले में। तो इंडियन रुपी तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इकोनॉमी काफ़ी वीक थी। अब इसके बाद 1957 में इंडियन रुपी को डेसिमलाइज किया गया। एक रुपये को 100 पैसे में डिवाइड कर दिया गया और इसे नए पैसे कहा जाता था। और ये था एंड ऑफ आना सिस्टम। आना सिस्टम ये भारत में यूज की जाने वाली बहुत पुरानी करेंसी हुआ करती थी, जिसमें 1 रुपये वॉज इक्वल टू 16 आना। आपने भी सुना होगा 8 आने, 1 आना, 2 आना। तो 1 रुपी वॉज इक्वल टू 16 आना। और हर एक आना के 4 पीस होते थे और हर एक पीस के 3 पाइस होते थे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। 1 रुपी वॉज इक्वल टू 16 आना and 16 आना was equal to 64 piece and 64 pieces was equal to 192 pies। मतलब 1 रुपी was equal to 192 pies। और ये सिस्टम भारत में 1835 से यूज किया जा रहा था, जिसका फाइनली एंड होता है 1957 में, जब 1 रुपये को डेसिमलाइज किया गया और उसे 100 पैसे में डिवाइड कर दिया गया। और आज भी आपको इंडियन घरों में आराम से ये कॉइन्स मिल जाएंगे। तो 1949 में आज़ादी के बाद पहली इंडिपेंडेंट करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें अशोका पिलर को एज एन इमेज इम्बेड किया गया। और ये वही टाइम था जब ब्रिटेन ने पाउंड को डीवैल्यू किया, जिसके कारण इंडियन रुपीस की भी वैल्यू गिर के 4.76 रुपीस पर यूएसडी डॉलर हो गई थी। काफी टाइम तक यही करेंसी रोटेशन में चलती गई। फिर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ 1991, जब इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स होने की एज पे थी, क्योंकि इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके मुकाबले एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं था। और हालात यहाँ तक आ गए थे कि गवर्नमेंट अपना नया बजट नहीं पास कर पा रही थी और इंटरनेशनल मार्केट से लोन मिलना बंद हो गया था। उस टाइम पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ गोल्ड रिजर्व को एज अ कोलेटरल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया गया, जिसके बदले में जो लोन मिला उससे इंडिया का लिबरलाइजेशन शुरू किया गया। फिर धीरे धीरे करके मार्केट खुलने लगी, प्राइवेटाइजेशन बढ़ने लगा और इसी के बीच में रुपये को 2 बार डीवैल्यू किया गया अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। और वो इंडिया के लिए बहुत ही टफ टाइम था, जिसने इंडिया के फ्यूचर को धीरे धीरे रीशेप किया और धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी बेटर होने लगी। 1996 में न्यू सीरीज ऑफ इंडियन करेंसी लॉन्च हुई, जिसमें महात्मा गांधी की इमेज को सारे नोट्स पर यूज किया गया। नया डिजाइन और नया वाटरमार्क के साथ नए भारत की एक नई आइडेंटिटी की शुरुआत की गई। सन 2000 में 1000 रुपए के नोट को री इंट्रोड्यूस किया गया एक नए डिजाइन के साथ, जो कि डिमोनेटाइज कर दिया गया था 1978 में। वैसे देखा जाए तो 1000 रुपए का नोट काफी बार इंट्रोड्यूस हुआ और काफी बार उसको बैन किया गया। पहला 1000 रुपए का नोट आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 1938 में, जिसे 1946 में बैन कर दिया गया था। 1954 में इसे री इंट्रोड्यूस किया गया और 1978 में दोबारा से इसे डिमोनेटाइज कर दिया गया। और ये पूरा डिमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी को हैंडल करने के लिए किया गया। अब 2000 में इसे दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 8 नवंबर 2016 में मोदी जी ने इसको दोबारा से डिमोनेटाइज कर दिया। और ये दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा फ्यूचर में, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता। 2010 वो ईयर था जिसमें रुपीस को हटा के इंडिया ने अपना खुद का एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया था। और ये डिजाइन एकदम परफेक्ट फ्यूजन था देवनागिरी का और रोमन स्क्रिप्ट का आर, जिसमें ये 2 पैरेलल लाइन नेशन की इकोनॉमी और स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। तो डिजाइनर उदय कुमार ने इस सिंबल को इंट्रोड्यूस किया था। और आज के टाइम पे सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि भारत की एक आइडेंटिटी है, एक प्राइड है और इसको ग्लोबल प्रेजेंस के लिए यूज किया जाता है। और इस पूरी हिस्ट्री में एक छोटा सा अपडेट और हुआ था 2011 में, जब एक और कॉइन को डिमोनेटाइज किया गया था 25 पैसा को। 8 नवंबर 2016 और शाम को 8 बजे टीवी पर एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है, 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे, जिसे सुनकर पूरा देश चौंक गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया कि 500 और 1000 के नोट अब से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो इसके पीछे के 3 मोटिव थे। एक, ब्लैक मनी को कम किया जा सके, दूसरा, टेरर फंडिंग पर फुल स्टॉप लगाया जाए, और तीसरा, कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट किया जाता है। और फिर इसके बाद 2000 के नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया और 500 के नए नोट्स को नए डिजाइन के साथ वापस से लाया गया। तो ये थी इंडियन रुपीस की पूरी हिस्ट्री, कहाँ से हमने इसे शुरू किया और कहाँ आज हम खड़े हैं। हमने इन सारे इवेंट्स पर बात की।
तो अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को सुनना है, ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में और सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।